दोस्तों, आज हम देखेंगे वीएफडी के कारण नो लोड रेक्टिफायर ब्रिज के कारण लाइन साइड पर करंट हार्मोनिक्स खासकर फिफ्थ, सेवन्थ, 11th और 13 जनरेट होते हैं। इन्हें आई ट्रिपल ई 519 स्टैंडर्ड के लिमिट के अंदर लाने और रिड्यूस करने के लिए मुख्य तरीके क्या क्या होते हैं उनके बारे में जानेंगे। पहला तरीका जो है एसी लाइन रेट या डीसी लिंक चोक का उपयोग। ऐसी लाइन रिएक्टर जो है 3 से 5% इम्पीडेंस, इसको कहाँ लगाया जाता है? वीएफडी के इनपुट सप्लाई टर्मिनल पर लगा दिया जाता है। ये लाइन करंट की पी की वेवफॉर्म को स्मूथ करता है और जो करंट का टीएसडी होता है उसको कम करने का काम करता है। नॉर्मली वो 80 से 100% या 110 तक होता है, उसको 30 से 35% या 40% तक कम होता है। साथ ही ये लाइन वोल्टेज स्पाइक और सर्ज से वीएफडी को प्रोटेक्ट करता है। डीसी लिंक चोक जो दूसरा टाइप होता है, डीसी बस इंडक्टर वीएफडी के इंटरनल डीसी पॉजिटिव और नेगेटिव बस के बीच सीरीज में लगता है। ये कॉम्पैक्ट होता है और ऐसी रिएक्टर के बराबर ही काम करता है। ठीक है, ऐसी रिएक्टर के बराबर ही काम करता है, हार्मोनिक टेंशन देता है और बिना किसी इनपुट वोल्टेज ड्रॉप के काम करता है। दूसरा पॉजिटिव हार्मोनिक फिल्टर, ट्यून ब्रॉडबैंड एलसी फिल्टर, ये इंडक्टर कैपेसिटर सर्किट होते हैं जो लाइन साइड पर स्पेसिफिक डोमिनेट फ्रिक्वेंसी जैसे कि फिफ्थ और सेवन्थ हार्मोन पर ट्यून किए जाते हैं। ठीक है, फिफ्थ और सेवन्थ हार्मोन के लिए ट्यून होता है। इनका यूज करके टीएसडी को 5 से 10% तक इजीली मेंटेन किया जा सकता है। हाई पावर कंटिन्यूस मोटर लोड्स के लिए काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं क्योंकि ये थोड़े कॉस्टली होते हैं। और एक होते हैं एक्टिव हार्मोनिक फिल्टर, ये पैरेलल में कनेक्ट होते हैं, डायनेमिक पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं जो लोड के हार्मोनिक सर्किट करंट होती है जो उसको रियल टाइम मॉनिटर करते रहते हैं और एग्जैक्ट 180 सर्कल फेज शिफ्ट अपोजिट पोलरिटी में हार्मोनिक करंट इंजेक्ट करते हैं। हार्मोनिक जो अपोजिट फेज में करंट इंजेक्ट करते हैं, ये क्या करता है कि जो वेरिंग लोड कंडीशन पर भी ये टीएसडी को 5% तक मेंटेन कर सकते हैं। वेरिएबल लोड होगा तब भी उस कंडीशन में, वेरिएबल लोड के लिए परफेक्ट सिस्टम्स, इनको वेरिएबल लोड पे लगाओ आप। या फिर अपन क्या कर सकते हैं कि मल्टीपल्स का रेक्टिफायर कॉन्फ़िगरेशन यूज करें। स्टैंडर्ड के क्या होता है, स्टैंडर्ड जो वीएफडी होती है वो क्या होती है, 6 पल्स की वीएफडी होती है। बजाय हम 6 पल्स स्टैंडर्ड वीएफडी यूज कॉन्फ़िगरेशन की जगह हमें बहुत इफेक्टिव तरीका क्या होता है कि मल्टी जो होती है मल्टीपल्स कॉन्फ़िगरेशन यूज करें। मल्टी कॉन्फ़िगरेशन में आप पूछोगे कि कौन कौन सी होती है, तो 12 पल्स सिस्टम्स। इसमें क्या होता है, एक फेज शिफ्टिंग ट्रांसफार्मर लगा होता है, डेल्टा स्टार, डेल्टा डेल्टा। ये क्या करता है कि 30 डिग्री फेज शिफ्ट और 6+ ब्रिज रेक्टिफायर यूज होते हैं। इससे फिफ्थ और सेवन्थ हार्मोनिक प्राइमरी साइड पर ही कैंसिल हो जाते हैं जो अपना ऑब्जेक्टिव है, और टीएसडी को 10 से 12% पर मेंटेन कर देते हैं। अगर और हमको बेटर चाहिए तो 18 पल्स और 24 पल्स वीएफडी 20 सर्कल या 50 सर्कल फेज शिफ्ट के साथ हाइजर ऑर्डर हार्मोनिक्स 11th और 13 को भी कैंसिल कर देते हैं, जिससे टीएसडी 5% अचीव करना बिना एक्सटर्नल फिल्टर के पॉसिबल होता है मेरे दोस्तों। एक्टिव फ्रंट एंड ड्राइव, लो हार्मोनिक ड्राइव, एक ये भी तरीका है।
इसमें क्या करते हैं दोस्तों, इसमें इनपुट डायोड रेक्टिफायर की जगह IGBT बेस्ड एक्टिव रेक्टिफायर ब्रिज यूज होता है, जो PWM स्विचिंग के थ्रू ग्रिड से साइनोसॉइडल करंट ड्रॉ करता है। क्या करता है, PWM स्विच के थ्रू ग्रिड से साइनोसॉइडल करंट ड्रॉ करता है। ये TSD को 3 से 5% के बीच मेंटेन कर देता है और इन्यूटी पावर फैक्टर देता है। बहुत ही परफेक्ट सिस्टम और रीजनरेटिव ब्रेकिंग एनर्जी को ग्रिड में वापस फीड करके कैपेबिलिटी देता है। अब हमें सेलेक्टिव और इम्प्लीमेंटेड स्ट्रेटेजी क्या रखना है, कैसे स्ट्रेटेजी हो, हमें कैसे सेलेक्ट करना है, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे। अगर इंडिविजुअल लो और मीडियम VFDs है, हर ड्राइव के इनपुट पर स्टैंडर्ड 3 से 5% ऐसी लाइन रिएक्टर लगाना बेस लाइन प्रोटेक्शन और रिडक्शन के लिए मस्ट है। अगर हाई पावर ड्राइव आ गई 250 किलोवाट, क्या करना है, 12 पल्स या 18 पल्स सिस्टम या डेडिकेटेड ट्यून ब्रॉडबैंड पैसिव फिल्टर लगाना कॉस्ट और एफिशिएंसी के हिसाब से परफेक्ट है। अगर मल्टीपल ड्राइव है, कॉमन PCC में जुड़ी हुई, कॉमन बस में जुड़ी है, बस पर एक सेंट्रलाइज एक्टिव हार्मोनिक फिल्टर इंस्टॉल करना इंडिविजुअल फिल्टर लगाने से ज़्यादा इकोनॉमिकल और फ्लेक्सिबल होता है। तो हमको सेलेक्ट करना है कि हमारा किस टाइप का एप्लीकेशन है, किस टाइप का सिस्टम है, उस हिसाब से हमको आगे बढ़ना है। अगर DC लिंक चौक और ऐसी लाइन रिएक्टर करंट वेवफॉर्म को स्मूथ जरूर करता है, DC लिंक जो चौक होता है ऐसी लाइन रिएक्टर करंट को वेवफॉर्म को तो स्मूथ कर देता है, लेकिन इसमें एक फिजिकल लिमिटेशंस होती है। इसकी क्या लिमिटेशंस होती है, क्योंकि हार्मोनिक पूरी तरह कंट्रोल ना होना, जैसे ग्रिड लिमिट्स कितना 5% से 8% TSD अटो नहीं हो पाने के मुख्य इंजीनियरिंग रीजंस क्या होते हैं, होने की क्या रीजंस हो सकते हैं। फर्स्ट रीज़न अपन पढ़ते हैं, रिएक्टर चोक वेवफॉर्म को राउंड करते हैं, साइन वेव नहीं बनाते। ये मेन रीज़न। क्या करते हैं, रिएक्टर और चोक क्या करते हैं, सिर्फ फॉर्म को राउंड करते हैं, साइन वेव नहीं बना पाते। बिना किसी चोक के एक 6 पल्स VFD का टोटल करंट हार्मोनिक डिस्टॉर्शन 80 to 100 तक होता है, और DC चोक या 3%। कब कैसे करें, अगर DC चोक या 3% AC रिएक्टर लगाने के बाद ये करंट के जो नैरो पल्स होते हैं को चौड़ा और स्मूथ करता है, जिससे क्या होता है, डिस्टॉर्शन कम होकर 35% से 45% TSD पर आ जाता है। DC चोक ये 50% से ज़्यादा रिडक्शन तो करता है, लेकिन 6 पल्स रेक्टिफायर के इनहेरेंट स्विचिंग पैटर्न की वजह से क्या हो जाएगा, 5th और 7th हार्मोनिक भी सिस्टम में फॉलो करते रहते हैं। अब अगर मल्टीपल VFDs हैं तो कंबाइंड हार्मोनिक इफेक्ट क्या होता है, जैसे कि 132 किलोवाट की VFD लगाई हुई हैं, 6 हैं, मान लो कि 8 हैं, 10 हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हर ड्राइव अपना 5 to 40% या 45% हार्मोनिक करंट जनरेट कर रहे हैं। DC चोक लगा हुआ फिर भी 35% to 45% वो जनरेट कर रहे हैं। जब ये सभी ड्राइव एक ही PCC पे हो या सिंगल ट्रांसफार्मर बस पर हो, एक साथ चलती हैं, तो ट्रांसफार्मर की सोर्स इम्पीडेंस के कारण क्या होगा, करंट हार्मोनिक
वोल्टेज डिस्टॉर्शन क्रिएट कर देते हैं। जिससे क्या होगा कि प्लांट के बाकी जो होंगे ना इक्विपमेंट और रिले इफेक्ट होने लगता है। अब मोटर का लोड लेवल पार्शियल लोडिंग हो, डीसी चोक और एसी रिएक्टर के परफॉर्मेंस क्या होते हैं कि फुल लोड पर सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। जैसे फुल लोड चलेगा तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। फुल परसेंट जो उनका होता है वो अपना मैक्सिमम, जैसे मान लो कि 50% तक 45% तक, तो अगर 50 से जैसे मतलब 50 से और 70% लोड या लोअर स्पीड पर चल रहा है तो वीएफडी का करंट क्या होगा, कम होने की वजह से चोक का रिएक्टिव इम्पीडेंस जो कम इफेक्टिव रहता है और टीएसडी का परसेंटेज बढ़ के 50 से 60% चला जाता है। क्यों? लोड कम होने की वजह से चोक की रिएक्टिव इम्पीडेंस ड्रॉप इफेक्टिव रहता है। ये भी हो सकता है कि ग्रिड ट्रांसफार्मर की वीक सोर्स इम्पीडेंस, अगर इनकमिंग सप्लाई ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी ड्राइव के टोटल लोड के कंपैरिजन में टाइट लो फॉल्ट लेवल वीक ग्रिड, तो थोड़ा सा भी हार्मोनिक करंट लाइन वोल्टेज में बड़ा डिस्टॉर्शन पैदा कर सकता है। फुल लोड पे चल रहा हो, हाई टाइटिंग हो, कंपैरिजन में उसमें फुल लोड के कंपैरिजन में हल्का सा करंट लाइन, तो हार्मोनिक करंट क्या कर सकता है, वोल्टेज में डिस्टॉर्शन पैदा कर सकता है। तो अब आप सोचे होंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन ये है कि बेस लाइन वर्सेस कंप्लायंट डीसी चोक जो होगा ड्राइव को प्रोटेक्ट करने और स्टैंडर्ड रिडक्शन के लिए ठीक है, पर स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड जो IEEE 519 के मुताबिक टीएसडी कितना होना चाहिए, लेस देन 5%। तो इसके लिए रिएक्टर अकेला परफेक्ट नहीं हो सकता, वो अकेला काम नहीं कर सकता। तो अब हमें अगला कदम क्या उठाना होगा कि इस पैनल के कॉमन जो होता है इनकमर बस होता है उस पर एक सेंट्रलाइज एक्टिव हार्मोनिक फिल्टर लगाना ही पड़ेगा। वो क्या करेगा, वो ये करेगा कि रियल टाइम में वो फिफ्थ ऑफ समय के बराबर अपोजिट करंट इंजेक्ट करके बस लेवल पर टीएसडी को सीधे 5% पर ले आएगा। ठीक है, सीधे 5% करंट को कंटिन्यू मॉनिटरिंग करता रहेगा, उसके हिसाब से अपोजिट करंट इंजेक्ट कराएगा और टीएसडी को 5% पर मेंटेन करेगा। अब 38% टीएसडी आना ये दिखाता है, ये साबित करता है कि ड्राइव के इंटरनल डीसी चोक बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहे हैं। जो करेंगे डीसी चोक मैक्सिमम जो दे सकता है अपने लिमिट वो है 40%, और 38 आ रहा है मतलब परफेक्ट काम कर रहा है। अगर ये डीसी चोक ना होता लाइन डिटेक्टर के बिना, अगर 6 पल्स वीएफडी का करंट टीएसडी कितना होता 82 110% होता। इंटरनल डीसी चोक लगाने के बाद इसकी फिजिकल लिमिट ही 35 से 45% होती है, बताया मैंने आपको। और 38% आना ड्राइव या चोक की खराबी नहीं हो सकती, ये परफेक्ट उसका वो है। चोक की मैक्सिमम कैपेसिटी 45% और आप 38% अचीव कर रहे हैं, ये तो बेस्ट पॉसिबिलिटी, बेस्ट रिजल्ट है। लेकिन प्लांट लेवल पर अगर बात करें तो 38% टीएसडी एक्सेप्टेबल नहीं होती है, क्यों नहीं होती है। 38% परफेक्ट है क्योंकि उसने दिया 48% उसका लिमिट है, 38% आप दे रहे हैं उसके हिसाब से सही है, चोक के हिसाब से। पर अब हमें दिक्कत क्या है, फिर दिक्कत क्या है जब वो उसके हिसाब से सही है, 45% आप बता रहे हो, 38% अचीव हो रहा है, तो दिक्कत क्या आ रही है। दिक्कत क्या है,
दिक्कत पे बात करते हैं। दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि प्लांट लेवल पर TSD 38% एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ग्रिड और CEA और IEEE 519 स्टैंडर्ड कहता है कि हमारा TSD 5 से 8% के बीच में होना चाहिए या मैक्सिमम, या तो हो 8% से नीचे हो या वो 8% तक हो। ये हमें कहता है, कौन कहता है? ग्रिड, CA और IEEE 519 के स्टैंडर्ड हमको ये बताते हैं। तो अब हमें क्या होगा? हमें स्टैंडर्ड के हिसाब से कितना मेंटेन करना है? 5 से 8%। DC चौक काम अपना सही कर रहा है, वो 38% पर अचीव करा रहा है। 30 क्योंकि उसकी 40 लिमिट है, 45 लिमिट है, 38% अचीव हो रहा है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। पर हमें को क्या चाहिए? ग्रिड, CA, IEEE स्टैंडर्ड के हिसाब से काम करना है। वो कहता है कि 5 से और 8% आपका TSD होना चाहिए। 38% TSD से प्रॉब्लम में प्लांट में क्या दिक्कत आ सकती है, ये हमको पता होना चाहिए। ट्रांसफार्मर में दिक्कत आ सकती है, हीटिंग्स हो सकती है, स्ट्रेस आ सकते हैं, सिस्टम के वोल्टेज रिडक्शन हो सकते हैं। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो 38% TSD होने से हमारे सिस्टम को इम्पैक्ट कर सकते हैं, उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं।